रहा है डियर कि जो ये जो ए का जो अपोजिट हुआ है ये जेड हुआ है। ए का अपोजिट जेड होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, के का अपोजिट पी होता है और पी का अपोजिट के होता है। तो यहाँ पर ये रीजनिंग जो लगा है ये क्या लगा है, अपोजिट रीजनिंग लगा है। तो अपोजिट रीजनिंग जो है लेफ्ट टू राइट लगा है, तो यहाँ भी हम लोग अपोजिट रीजनिंग लगाएंगे। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। जी का अपोजिट क्या होगा, टी। आप जानते हैं एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। क्यू का अपोजिट क्या होगा, जे। तो जिस ऑप्शन में वाई टी ओ जे होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है बी। तो एग्जाम हॉल में हम क्या करेंगे, जैसे वाई दिखा तो वाई दिखा तो पहला ऑप्शन में ही वाई है, तो पहला ऑप्शन में ही फोकस करेंगे कि वाई किस में है, बी में है। तो बी को ही आंसर बना देंगे और ज्यादा को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है कि जो मधुमक्खी भिनभिनाना, तो मधुमक्खी की जो आवाज होती है ये भिनभिनाहट की आवाज होती है। मधुमक्खी भिन 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 करती है। तो उल्लू का आवाज क्या है, तो उल्लू के आवाज को रीनिंग बनाना है। तो उल्लू जो है कभी सुने होइएगा, पेड़ पौधा पर देखे होइएगा तो घुघुआती है उल्लू, तो घुघुआना आपका आंसर हो गया। ओके, तो डियर रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये 25 नंबर के 25 नंबर आपके आ सकते हैं यदि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। फर्नीचर बेंच, फर्नीचर का जो संबंध है किससे है, बेंच से है। फर्नीचर का संबंध फर्नीचर से रिलेटेड, फर्नीचर से बेंच बनाया जाता है। तो उसी प्रकार जो है लेखन सामग्री से क्या बनाया जाएगा, लेखन सामग्री मतलब राइटिंग मटेरियल। लेखन सामग्री से क्या बनेगा, लेखनी बनेगा। तो लेखनी किसको कहते हैं, पेन को। तो लेखन सामग्री से, लेखन वाले आइटम से पेन बनेगा। ओके, तो इस तरह से रिलेशन आपको देखना है। अब देख रहे हैं कि जो पोस्टर का जो दीवार के साथ रिलेशन है, पोस्टर का जो दीवार के साथ रिलेशन है वही फोटोग्राफ का रिलेशन किससे होगा। तो पोस्टर हम जानते हैं कि दीवार पे चिपकाया जाता है, उसी प्रकार फोटोग्राफ जो है कहाँ चिपकाया जाता है डियर, फ्रेम पर चिपकाया जाता है। तो फ्रेम को आंसर बना देंगे। ओके, रीजनिंग है तो 1 से लेकर 4 तक में एनालॉजी के क्वेश्चन थे जो कि आपने देखे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में कहा गया है कि विषम को में से विकल्प में से विषम को, ऑड को चुनिए, संख्या अक्षरों को चुनिए जो विषम है। देखिए 500, 112, 413, 433। तो 500 को देखने से पता चल रहा है कि यह जो है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, किसी से भाग लग जाएगा। 413 को हम लोग देखें तो देख लीजिए 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लग रहा है, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं लगेगा। तो 7 को ट्राई करते हैं, 7 5 जा 35, 6 एक्स्ट्रा बच गया, 6 3 63, 7 9 जा 63। तो ये जो है 7 से डिविजिबल है। 112 भी डिविजिबल है किसी से, तो बाकी बच गया डी। डी को हम आउट कर देंगे क्योंकि यही ऑड है, यही विषम है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ओके, तो डियर ये छोटी छोटी बात को आपको देखना पड़ता है। आगे हम लोग देखें 37, 45, 49, 65 में से किसको अलग करें, ऑड को आउट करना है, जो विषम है उसको बाहर करना है। तो 35, 45, 37, 45, 49, 65 में से इसमें ग्रुप में ये लग रहा है कि 49 जो है स्क्वायर है किसी का, तो स्क्वायर है तो हम इसको बाहर कर देंगे। तो स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब देखिए इसमें से अलग कीजिए, हिंदू धर्म, साम्यवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये ACD, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है यह एक धर्म से रिलेटेड है, यह जो एक कम्युनिटी है, यह एक समुदाय है। जबकि साम्यवाद जो है व्यक्ति के द्वारा बनाया गया एक नीति है, जिसका कि जो है जनक, साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है डियर। तो साम्यवाद को आंसर बना दीजिए, आउट कर दीजिए इसको। जो आउट होगा, जो अलग होगा ग्रुप से, वही आपका आंसर बनेगा। ओके, आइए 8 नंबर में हम देख रहे हैं कि 73, 61, 57, 69।
तो 73 और 61 का जो देख लीजिए डिफरेंस क्या है। 73 और 61 का डिफरेंस क्या है? यदि हम इसमें डिफरेंस देखें तो 12 का डिफरेंस है। अब 57 और 69 का डिफरेंस देख लें तो यहाँ भी जो है डिफरेंस 12 का डिफरेंस हो गया। अब 42 और 29 का डिफरेंस देख लें तो यहाँ पर जो है 13 का डिफरेंस है। अब 47 और 59 का डिफरेंस देख लें तो 12 का डिफरेंस है। तो तीन में सेम डिफरेंस है और एक में अलग डिफरेंस है, तो इसी को आंसर बना देंगे। ओके, मन से पढ़ना है, मन से पढ़ाई कीजिएगा, नौकरी आपकी हाथ लगेगी। नौकरी उसी को होता है जो मेहनत करता है। आप भी मेहनत करेंगे, नौकरी आपको भी होगी। आइए डियर, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 9 में से दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो व्हाट है, व्हाट के जगह पर क्या रखें, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, क्या रीजनिंग लगा है। तो देख लीजिए, हम लोग ऐसे यदि देख लें, रो वाइज देख लें तो यहाँ पर 13 आया, तो देखने से पता चल रहा है 7 2 जा 14, 14 में से यदि एक को माइनस कर दें तो क्या होगा 13। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये सेट हो रहा है 5 2 जा 10, 10 में से यदि 3 को माइनस कर दें तो 7, तो सेम रीजनिंग यहाँ लगा देना है। 5 4 जा 20, 20 में जो है हम कितना माइनस कर दें कि 15 हो जाएगा। तो 20 में से हम ऑप्शन को नजर बनाएंगे या अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि यदि 5 को 20 में माइनस कर दिया जाए तो 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो कहा गया चिन्हों तथा संख्याओं में से, डियर कहा गया चिन्हों तथा संख्याओं में से निम्न में से कौन से विनिमय दिए गए समीकरण को सही बनाता है। विनिमय मतलब इंटरचेंज करने के बाद, बदलने के बाद, एक दूसरे को परस्पर जब विनिमय कर देते हैं, बदल देते हैं, तब जाकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देख लीजिए डियर, प्लस को इनटू को एक दूसरा से इंटरचेंज कर दें, और इसमें थोड़ा एरर है इसीलिए इसको चेक ही नहीं करते हैं। देख लीजिए यहाँ कहा क्या गया है, बी नंबर ऑप्शन में प्लस को इनटू से और 2 को 4 से इंटरचेंज कीजिए। तो प्लस के जगह पर इनटू, 2 के जगह पर 4, तो इक्वेशन ये है। तो देख लीजिए 2 के जगह पर क्या होगा 4 और 4 के जगह पर 2, तो 6 तो कांस्टेंट है, तो 6 को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, इनटू के जगह पर क्या रख दें प्लस, 4 के जगह पर 2 और प्लस के जगह पर इनटू, 2 के जगह पर 4। यदि ये इक्वल टू 6 आ गया तो आपका आंसर सही है, इक्वल टू 16 नहीं आया तो आंसर गलत है। तो देखते हैं 8 प्लस 6 कितना 14 आया, इक्वल टू नहीं हुआ। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, प्लस को इनटू के जगह, 4 को 6 के जगह, तो 4 को 6 के जगह इंटरचेंज हम करते हैं, तो 4 के जगह पर क्या लिख दें 6, तो पहला इक्वेशन बनेगा 4, इनटू के जगह पर क्या होगा प्लस, और 6 के जगह पर 4 के जगह पर क्या होगा डियर 6, प्लस के जगह पर क्या होगा इनटू, 2 कांस्टेंट रहेगा। यदि इक्वल टू 16 आ गया तो आपका ये इक्वेशन सही है, ऑप्शन सही होगा। तो 4 पहले इनटू करते हैं, 12 प्लस 4 16, तो ये 16 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया और आपका आंसर हो गया। ओके, तो डियर इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में जो सीरीज दिया गया है, जिसमें से एक जो है टर्म को हिडन किया गया है, लुप्त कर दिया गया है, तो दिए गए विकल्प में से वही ऑप्शन को चुनिए जो सीरीज को कंप्लीट कर दे। तो सीरीज यहाँ आगे बढ़ा है, तो देख रहे हैं कि सीरीज में कैसे रीजनिंग चल रहा है। एस का वैल्यू 19, आर का वैल्यू 18, क्यू का वैल्यू 17, तो आगे चलेंगे 16 के पास, क्योंकि 19 18 17, तो अब क्या चाहिए 16, तो 16 इस ऑप्शन में भी है और सी में भी है, डी में भी है। अब चलते हैं यहाँ एफ जी एच, क्या होगा आई, तो आई किस में है सी में, तो ये आपका आंसर हो गया। पहले इस पे फोकस किए फिर इस पर, तो दो यदि हमें अलग मिल गया तो आगे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में समय का बहुत बड़ा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख रहे हैं, तो 5 से 22 हुआ,
और 107 से इतना हुआ। तो डियर देख लीजिए, ऐसा है कि जो 5 में यदि हम 22 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 110। 5 से यदि 22 में गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 110। 110 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 107। अब यदि ये रीजनिंग इतना आया है तो इसमें भी हमको चाहिए, इसमें जो है हम 5 से गुना कर दें 107 में। तो 107 में हम 5 से गुना करके 3 को तीन माइनस करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पर जो है 107 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 535। 535 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 532। तो 532 आ गया, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। तो यदि सेटिस्फाई करना है ये, तो ये हम कर सकते हैं कि 532 में 5 से इंटू कर दें। 532 में 5 से इंटू कर दें और 3 माइनस करने पर इतना आ जाएगा तो रीजनिंग सही हो जाएगा। तो इतना को हम यदि करते हैं डियर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 0 6 और जो है 26, 25 एक 26, इसमें 3 माइनस करेंगे 2660 में तो 2657 आ जाएगा, जो कि सही है। इसका मतलब ये जो आप रीजनिंग लगाए हैं वो सही लगा है। तो रीजनिंग क्या लगा है, पहले 5 से 22 में गुना किए, फिर 3 माइनस किए, फिर 107 में 5 से गुना करके 3 माइनस किए, फिर यदि जो यहाँ पर वैल्यू आया वाट के स्थान पर उसमें भी 5 से इंटू करके 3 माइनस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो आपका डी नंबर आंसर हो गया। तो डियर, छोटी छोटी बातों को, रीजनिंग क्या है ना, प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका रीजनिंग होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या रीजनिंग लग रहा है, इसमें रीजनिंग लग रहा है आपका 6 है, 24 है, 12 है, 18, 8, 24 है। तो इसमें जो रीजनिंग लग रहा है आपका, तो देखिए यहाँ से ये पता चल रहा है कि 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18, क्या चला, +6, क्या चला, +6। अब 18 में +6 कर देंगे तो कितना, 24। +6 का रीजनिंग लेफ्ट टू राइट। यदि हम यहाँ देख लें इंद्र से, तो 0 + 8, 0 + 8 करेंगे तो 8, 8 में भी 8 प्लस होना चाहिए, तो 8 में 8 प्लस होगा तो क्या होगा, 16। तो व्हाट के स्थान पर क्या आ रहा है, 16। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में जाकर कि यदि 16 में 8 प्लस करते हैं तो 24 होता है कि नहीं, यदि हो रहा है तो आपका आंसर सही है। ओके, तो हो रहा है, तो 16 को आप आंसर बना दीजिए। ओके, रीजनिंग एक प्रैक्टिस का चीज है, हर एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं, इससे आपके कॉमन टेस्ट को टेस्ट किया जाता है, आपके जनरल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। कहा गया है कि जो डिक्शनरी में, शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तीसरे पोजीशन पर, इसमें ग्रुप में जो दिया गया है इस ग्रुप में तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए डियर, पैरालाइसिस, पैरालाइटिक, पैरालाइज और पैरालेलिज्म। तो इसमें से क्या है ना कि जो डिक्शनरी में, डिक्शनरी जो होता है आप जानते हैं अल्फाबेटिकल होता है, पहले ABCD इस तरह से होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या है ना कि सभी वर्ड में PARL कॉमन है। तो PARL कॉमन है तो सब कॉमन में तो कोई लफड़ा नहीं है, तो PARL हम सब में से निकाल देते हैं। अब जो डिफरेंस आएगा वर्ड का, जो सेटिंग होगा तो रेस्ट वर्ड पे होगा। तो आइए, इसमें Y है, इसमें भी Y है, इसमें Y है और इसमें L है। अब बताइए पहले रीजनिंग अल्फाबेट में Y आएगा या L आएगा, तो L आएगा। तो L आएगा तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, इसको 1 नंबर दे दिए, ये 1 नंबर में दिखेगा, सबसे पहले डिक्शनरी में खोलेंगे तो यही दिखेगा, ये सब बाद में दिखेगा। अब इसको भी देखना है, Y में तो बात हो गया। अब देखिए S है, इसमें भी S है, इसमें भी, और इसमें क्या है, T है। तो S के बाद T आता है, T का वैल्यू 20 है, तो ये तो S वाला पहले होगा, मतलब ये लास्ट में होगा, 4 गो है तो 4 में इसका पोजीशन चौथा हो गया।
इसमें एस, इसमें एस, एस के बाद आई है, इसमें इसमें ई है। तो पहले आपके अल्फाबेट में आई आएगा या ई आएगा? ई आएगा। तो ये हो गया सेकेंड पोजीशन और ये हो गया थर्ड पोजीशन। तो आपको बताना है तीसरा पोजीशन, तीसरा नंबर आंसर। देखिए डियर, कहा गया क्वेश्चन नंबर 15 टू 17 में जो सीरीज दिया गया है जिसमें से एक हिडन है, एक टर्म, तो बताइए कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही चुने जो कि इस सीरीज को पूरा कर दे। तो 4, 8, 11 इतना। तो देखने से पता चल रहा है डियर ग्रुपिंग हुआ है, ग्रुपिंग दो दो वर्ड पे ग्रुपिंग हुआ है। 4 टू जा 8, 8 टू जा 22, 11 टू जा 22, 25 टू जा 50, 50 आप आंसर बना दीजिए। रीजनिंग है डियर, रीजनिंग में आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको जो है अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या रीजनिंग लगा है इस सीरीज में, 1 2 8 33 है, इतना है। तो इसमें जो रीजनिंग लग रहा है डियर, देखिए 1 2, 2 से 8 हो गया, 8 से 33। ऐसा हम देख रहे हैं कि जो यदि 1 को 1 से इंटू कर दें, 1 को 1 से इंटू कर दें, 1 को 1 से इंटू कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 को 2 से इंटू करके 2 जोड़ने पर तो 8 आएगा नहीं, तो ऐसा कर देते हैं 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर हुआ होगा। अब देखिए डियर, अब क्या है 8, 8 को यदि हम 3 से इंटू कर दें और जो है 3 का स्क्वायर कर दें तो 16 में 9 यदि ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 33। मतलब क्या चला, जो वर्ड दिया गया है गिवेन उसको लीजिए 1 2 3 से इंटू कीजिए और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम लास्ट में अब जाएंगे डायरेक्ट। तो 148, इसमें अब कितना कितना टर्म है ये टर्म जो है पांचवा टर्म है, ये पांचवा टर्म है ना। तो पांचवा टर्म है तो 5 से इंटू कर दीजिए, 5 से इंटू करके 5 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। ओके, तो आइए इसमें हम लोग करते हैं 740 में 25 यदि ऐड किया जाएगा तो 765 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो डियर घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत से पढ़िए, आपकी नौकरी फिक्स है। मेहनत करने वालों को कभी भी घबराना नहीं पड़ता है। ओके, तो डियर हम ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 17 देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इस सीरीज में आगे क्या होगा, सीरीज में आगे हम क्या लिखेंगे। तो डियर क्या रीजनिंग लग रहा है, देखिए 4 टू जा 8, 8 से 1 कम 7, यहाँ 3 पर रीजनिंग लग रहा है। 11 टू जा 22, 1 कम कितना? 21। तो तीनों पर फोकस कर रहे हैं, डबल कर दिए और डबल करने के बाद -1 कर दिए, फिर इस तीनों पर ग्रुप में लगेगा, डबल कर दिए, डबल करने के बाद -1, फिर यहाँ ग्रुप में 3 पर लगेगा, डबल कर देंगे, डबल करने के बाद माइनस कर देंगे 1। तो डबल तो हो गया 50, 50 - 1 49 है ऑप्शन में, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डियर, विकल्प के रूप में दिए गए अक्षर समूह में से कौन सा, ये जो ग्रुप दिया गया है लेटर का, कौन सा ग्रुप प्रश्न में दिए गए ग्रुप में रिक्त स्थानों को भरकर दिए गए सीरीज को पूरा करेगा। तो देखिए डियर ये सीरीज है, 6 लेटर का सीरीज है, 6 लेटर का सीरीज है। तो देखिए क्या है ना, इसमें बी के बाद क्या आया है? ए। फर्स्ट और लास्ट को देखने से पता चल रहा है कि बी के पहले सॉरी ए के बाद बी, और देख लीजिए ए के बाद बी हो गया, ए के बाद
ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, तो एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देख लें इस दोनों में, तो देखिए ए में प्लस हुआ तब जाकर बी हुआ। तो अब देखिए यहाँ क्या रख दें ताकि डी हो जाएगा, क्या प्लस करें तो सी, यदि सी यहाँ होगा तो +1 करेंगे तो डी हो गया। अब देखिए डी यहाँ पर जो है ई में क्या प्लस करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ। तो आपका रीजनिंग हो गया XCF, ऑप्शन नंबर बी। रमेश के नाना जी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग सन 1901 में, 1907 में तथा 1918 में किया। इस कैलेंडर का प्रयोग वह पुनः निम्न में से किस वर्ष कर सकते थे? रमेश के नाना जी जो हैं कैलेंडर का यूज किए 1901 में, उसी कैलेंडर का यूज किए और 1907 में भी उसी कैलेंडर का यूज किए। जो कैलेंडर का यूज 1901 में उन्होंने किया उसी का यूज 1907 में किया। मतलब दोनों का जो है टाइम टेबल, डेट, ईयर सेम रहा होगा, इसीलिए उन्होंने, रमेश के नाना जी ने कैलेंडर का यूज किया। कहता है कि 18 में भी उसी कैलेंडर का यूज किया, तो 18 में भी जो कैलेंडर रहा होगा सेम रहा होगा। तो अब कहता है बताइए इस कैलेंडर का प्रयोग वह पुनः निम्न में से किस वर्ष कर सकता है? तो डियर आप जानते हैं कि जो कैलेंडर वर्ष जो है रिपीट होते रहता है, एक सेम एक डेट वाला वर्ष हमेशा एक निश्चित समय में आते रहता है। जिस वर्ष का कोड, ईयर कोड समान होगा और दिनों की संख्या समान होगी, उस वर्ष के कैलेंडर भी समान होंगे, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर जो है डियर कहा गया, देख लीजिए। और एक हम सबसे शॉर्ट बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब ऑड डे निकालेंगे तो ऑड डे निकालने के लिए इसमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं डियर कि यदि सेम डेज वाला कैलेंडर आपको मिले और नेक्स्ट कैलेंडर सेम वाला यदि आपको चाहिए तो कुछ नहीं, आप क्या कीजिएगा देख लीजिए। 1918 के बाद अगला कौन सा कैलेंडर सेम होगा, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि इस वर्ष में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा डियर। 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें 2। रिमाइंडर कितना बच गया 2। जब आप इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बच गया 2। यदि 4 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 बचे या 3 बचे तो उस ईयर में 11 ऐड कर देने से उस वर्ष का कैलेंडर सेम होता है। तो अब आइए 1918 में यदि 11 हम ऐड कर देते हैं, 1918 में कितना ऐड कर दें 11, तो कितना हो जाएगा 1929। 1929 वर्ष वाला जो कैलेंडर होगा ना डियर वो सेम होगा। तो 1929 है। आपको एक बात हम यहाँ डियर आपको बताना चाहेंगे, कुछ बात है। तो आपको बताया गया कि जब सेम कैलेंडर निकालना हो तो ईयर में क्या करते हैं, ईयर में उस वर्ष में जो है 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर डियर यदि रिमाइंडर यदि कभी कभी तो ऐसा होगा कि पूरा पूरा कट जाएगा। जब रिमाइंडर 0 बचे ना तब आप उसमें 28 ऐड कर दीजिएगा डियर। तो उस वर्ष का जो कैलेंडर होगा ना समान होगा। यदि उसके ईयर में 4 से डिवाइड करने पर
रिमाइंडर 2 या 3 बचे, इसका रिमाइंडर यदि 2 या 3 बचे ना, तो आपको 11 ऐड करने से उस वर्ष का कैलेंडर आपको सेम मिलेगा। यदि किसी कैलेंडर वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है डियर, अब देखिए रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो 0 रिमाइंडर बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 से कम ही रिमाइंडर बचेगा, तो बच गया कौन? 1। यदि 1 से रिमाइंडर बचे तो कुछ नहीं करना है डियर, उसमें 6 ऐड कर देना है। तो 6 ऐड करने से उसका जो ऑड डे होता है ना, उसका पता चल जाता है। इसीलिए आपको बताए थे कि यदि किसी भी वर्ष का ऑड डे, विषम दिनों की संख्या समान हो ना, तो उस वर्ष का कैलेंडर भी समान होता है। तो इसी लॉजिक के आधार पर डियर हम आपको ये बता रहे हैं, इस बात को आप ध्यान से नोट कर लें और सेम कैलेंडर वर्ष निकालने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो भी बात है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब रिमाइंडर 0 बचे तो 28 ऐड करना है, जब रिमाइंडर 2 या 3 बचे तो 11 ऐड करना है, जब रिमाइंडर 1 बचे तो 6 ऐड करना है। तो आपको उस वर्ष का जो है सेम कैलेंडर मिल जाएगा। ओके, क्या निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? कौन जो है लीप वर्ष डियर नहीं है? लीप ईयर किसको कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर हम कहते हैं जब किसी वर्ष को 4 से डिवाइड करने पर वो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो लीप वर्ष होता है। तो 4 से ये भी कट रहा है, 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 सब कट रहा है, तो लीप वर्ष। ध्यान दीजिए, एक और बात है, यदि शताब्दी लीप वर्ष की बात हम करें, जो इसे 400, 500 ये सब शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष होने के लिए शताब्दी वर्ष को जब हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे और ये पूरा कट जाएगा, तो आप समझेंगे कि यह एक लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष है। तो नोट में डियर हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको नोट में आप लिख लीजिए, यदि किसी शताब्दी वर्ष का किसी शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड किया जाए किया जाने पर पूर्णतः विभाजित हो तो उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। ओके, तो शताब्दी लीप वर्ष देखिए, ये 2100 400 से पूरा कटेगा नहीं, इसीलिए ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। जो गलत है वही आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कौन लीप वर्ष नहीं है।